तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। देखो क्वेश्चन ये है आपका, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आपको ये 5 रूम्स की बने, 5 रूम्स कह लो, जिसमें जैसे यहाँ क्वेश्चन में उसने कहा गया है 5 यूजेबल स्पेसिस। यहाँ पे 5 मतलब एक पूरे हाउस को 5 स्पेसिस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो मेन सप्लाई से कनेक्शन आएगा वो आपको पता पैरेलल होता है। इसकी वोल्टेज सप्लाई क्या होती है, 220 वोल्ट। क्वेश्चन में भी दिया हुआ 220 वोल्ट। और जो करंट की सप्लाई हो रही है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ 22 एम्पियर। कितना दिया हुआ, 22 एम्पियर। यहाँ तक आनी क्लियर, ठीक है। अब आपसे देखो पूछा क्या गया, आपसे पूछा ये गया है कि व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन, पैरेलल, राइट। द स्पेसिस 5 and 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस एज स्पेसिस 3 and 2। अब 3 में रेजिस्टेंस 20 ओम है और 2 की है 30 ओम। और स्पेसिस 1 हैज ए रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ द स्पेस 5। चलो रूम में हम रेजिस्टेंस लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि स्पेसिस 2, 3 की रेजिस्टेंस कितनी है, 3 की रेजिस्टेंस है आपकी 20 ओम। तो स्पेसिस 3 की रेजिस्टेंस जो है आपकी ये है 20 ओम। ये क्लियर। और स्पेसिस 2 की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 30 ओम। यही कहा गया, 20 और 30, ठीक है। और 5 और 4 की सेम है, तो 5 और 4 की सेम ले लेते हैं। तो 5 और 4 की ऐसा करते हैं हम, 5 की रेजिस्टेंस भी R ले लो और 4 की रेजिस्टेंस भी R ले लो। और 1 में कहा जा रहा है जो 5 और 4 की रेजिस्टेंस है उससे डबल है, तो इसकी रेजिस्टेंस होगी 2R। अब ये सारा आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये क्लियर है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5, नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5। तो देखो, जब आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, जब आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो कुछ इसी तरह से निकालोगे ना। नेट रेजिस्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 बाय R1, R1 का मतलब स्पेस 1, प्लस 1 बाय R2 स्पेस 2, 1 बाय R3 स्पेस 3, 1 बाय R4 स्पेस 4, 1 बाय R5 स्पेस 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 बाय R1। तो 1 में कितनी रेजिस्टेंस है, 2R, तो 1 बाय 2R। R2, 2 में कितनी रेजिस्टेंस है, 30, तो 1 बाय 30। प्लस R3, ये कितना हो गया, 1 बाय 20। प्लस R4, ये कितना हो गया, 1 बाय R। और प्लस 1 बाय R। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें जो आपका एलसीएम है वो क्या आएगा। तो जब आप एलसीएम निकालोगे यहाँ पे, तो नॉर्मल मेथड से जैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ 2R 30 20 R यही एलसीएम निकालना है मुझे, ठीक है। तो मान लो पहले आपने 2 से किया इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका R। ये कितना हो जाएगा आपका 15। ये कितना हो गया 10, ये हो गया 1 और ये हो गया। फिर आपने इसको फिर 2 से किया तो ये हो गया R। एक मिनट, ये R होगा, ये भी R, 2 से किया ना आपने, ठीक है। फिर एक काम करते हैं R से ही कर देते हैं ताकि सारे नंबर उस पर होते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये तो होगा नहीं, इसको एज इट इज लिखो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। फिर एक काम करो 5 से करो, तो ये हो गया 1, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 1। अब आप 3 से कर दो, तो ये सारे 1 करने होते हैं एलसीएम के लिए हमें, इसको 2 से कर दो। तो जब आप एलसीएम निकालोगे, जब आप एलसीएम निकालोगे तो देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 और ये हो गया R, 60R। तो एलसीएम आएगा आपका 60R। मेन बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर होगी फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन में ले आता हूँ सीधा। तो देखो ये क्वेश्चन बन गया आपका, यहाँ आ गया। अब 2R को 60R से डिवाइड करोगे तो क्या R से तो R कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 60 आता है 30 पे, तो 30 1 जा 30। 30 को अब 60R को 30 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2R। तो देखो ये आ गया 2R। फिर आप 60R को किससे डिवाइड करो, 20 से, तो कितना आ जाएगा 3R, तो ये आ गया 3R। फिर आप 60R को किससे डिवाइड करो, R से, तो क्या आ जाएगा 60। और इसी तरह से फिर 60R से R को डिवाइड करो तो R से R कैंसिल होकर ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नंबर वाला सेपरेटली सॉल्व होगा। 60 प्लस 60 120 प्लस 30 150 और 3R प्लस 2R 5R।
ये आ गया आपका 1/, आपको तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसको रेसिप्रोकेट कर दो। तो रेसिप्रोकेट करोगे तो ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 60R अपॉन 150 प्लस 5R, होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपको। क्वेश्चन में आपको ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो V इक्वल टू आई आर, V आपको गिवन है 220, I आपको गिवन है आई थिंक 22, R आपका जो ये आ गया कितना आ गया 160 अपॉन 150 प्लस 5, सॉरी 60। ये R की वैल्यू पुट कर दी ना आपने, क्लियर हो गया यहाँ तक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है वो आपने यहाँ पुट कर दी पुट, ठीक है। अब जैसे आप इसको पुट करोगे, जैसे आप इसको पुट करोगे, देखो जैसे आप इसको पुट करोगे तो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है आई आर। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, नहीं आपको यहाँ पर निकालना क्या, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5। ये तो टोटल आ गई नेट आ, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब आपको पता R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई। मुझे R की वैल्यू निकाल, समझ आ रहा है। R यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जो फिफ्थ स्पेस है या फिफ्थ रूम है उसकी रेजिस्टेंस थी R, उसकी रेजिस्टेंस R थी ना फिफ्थ वाले की, तो आपको R की वैल्यू निकाल। और जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ये है, और V बाय आई, V आपका ये हो गया, ये आपका आई हो गया। पहले बताओ ये क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 और 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 को इसके साथ करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 1 को इसके साथ करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यस और नो, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 10 इंटू 150 हो गया 1500, और 10 इंटू 5R हो गया 50R, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500। तो 0 से 0 कैंसिल, तो R की वैल्यू क्या होगी 150 होगी। तो ये अब आप इसमें रूम के हिसाब से देखो तो भैया फिफ्थ वाले में था रेजिस्टेंस थी कितनी, R थी ना, और R की वैल्यू क्या आ गई 150, तो आ गया इस पार्ट का आंसर। बोलो क्लियर हुआ। फिर आपसे क्या पूछा गया है, हाँ जी आपका कॉम्बिनेशन देखो ना, फॉर्म में कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक है। व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3, स्पेस 3 में करंट क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट सेम होता है या डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। पैरेलल में करंट क्या होता है, तो देखो अब स्पेस 3 की बात करते हैं तो स्पेस 3 की ही रेजिस्टेंस लोगे, जब स्पेस 3 की बात करें तो रेजिस्टेंस में लोगे स्पेस 3 की लोगे, R की वैल्यू, और स्पेस 3 की रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, स्पेस 3 की जो रेजिस्टेंस है आपकी वो क्वेश्चन में गिवन है आपको, और वो है आपकी 20 ओम। अब आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। मुझे I निकालना है, I इज इक्वल टू क्या होगा, अब वोल्टेज सप्लाई तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होती है, ये आपका 220 होगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस लोगे वो उसी की पर्टिकुलर की लोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 20, तो ये आपका आना चाहिए 11 एम्पियर। ये क्लियर हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 11 एम्पियर। फिर आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट शुड बी द प्लेस between the main connection and the rest of the house electrical appliances to save them from accidental high electric current, what should be placed, क्या उसमें लगाना चाहिए, फ्यूज, ठीक है। तो ये सेक्शन डी कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन ई पर। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन ई। देखो सेक्शन ई में जो आपका, अब इसमें 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी भाई फटाफट निपटाते हैं इसको भी। 37 to 39 देखो क्वेश्चन क्या है आपका, वैसे केस स्टडी होती है ना तो पढ़ना बड़ा पड़ता है। टू स्टूडेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। आपको मोटा मोटा बताता हूँ, देखो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया नेल और दूसरा ले लिया थिन प्लेट। जो नेल का रस्टिंग होने से पहले जो इसका मास था वो था 3 ग्राम, कितना था 3 ग्राम।
और रस्टिंग होने के बाद जो इसका रस्टिंग होने से पहले थिन प्लेट का जो था मास होता 6 ग्राम। रस्टिंग के बाद जो नेल का मास हो गया वो 3.15 ग्राम हो गया। 0.15 ग्राम इसमें क्या है, रस्ट। और ये जो थिन प्लेट है इसका रस्टिंग के बाद जो मास हो गया 6.33। तो ज्यादा रस्टिंग किसकी हुई है, थिन प्लेट हुई है ना, थिन प्लेट की। तो आपसे व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द वैलिड ऑब्जर्वेशन, कहता है क्या कारण रहा होगा। तो भैया थिन प्लेट का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा है, इतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, उतने ज्यादा वो क्या होगा, रस्ट होगा। तो इसका रीजन तो ये है। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, इन अनदर सेटअप द स्टूडेंट कोटेड आयरन नेल्स विद द जिंक मेटल एंड नोटेड दैट आयरन नेल्स कोटेड विद द जिंक प्रिवेंटिंग रस्टिंग। ऑब्वियसली क्या हो गया यहाँ पे, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पर क्या हो गया आपका, गैल्वेनाइजेशन हो गया। और आगे कहा जा रहा है आपको, they also observed that zinc initially act as a physical barrier, but an extra advantage of using zinc is that it continue to prevent rusting even if the layer of zinc is damaged. उसकी लेयर हटा भी देते तो भी उसमें एक लेयर आ जाती है, इनिशियल लेयर रह जाती है, तो उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेम दिस प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन, गिव एनी अदर टू मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो क्या क्या हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इधर देखो, पहला का आंसर क्लियर हो गया आपको, इंक्रीज इन मास। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया जो है उसका क्या है, ज्यादा है, इसलिए उसका रस्टिंग उसमें ज्यादा हुई तो मास ज्यादा हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और प्रोसेस क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। उसके अलावा ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीजिंग कर सकते हो, पेंटिंग एलोइंग कुछ भी कर सकते हो, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। और वाले पार्ट में आपको ये कुछ फिगर दी गई है, ABCD। ए कह रहा आयरन बकेट है लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड है जिंक की, तो गैल्वेनाइजेशन है इसका। तो जो ये इलेक्ट्रिक केबल है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या आयरन वायर है, लेकिन ये किससे कवर है, एल्यूमिनियम से, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ है। और ये आयरन हिंजी, जिससे मतलब हिंजी ये वाला पार्ट जिससे गेट खुलता और बंद होता है, जिस पर पूरा लोहे का, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या है, फैंस पर पेंटिंग है, इसमें पेंटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन रस्टिंग विल अकर मोस्ट, तो सी में ही होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वाले का आंसर क्या हो गया आपका, सी, आयरन हिंजिस होना गेट। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, ग्रीन आइज आगे नहीं दी। पूजा हैज ग्रीन आइज, कैसी आंखें हैं, ग्रीन आइज। ठीक है, वाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आइज, तो इसके पेरेंट्स की यानी कि मदर की भी ब्लैक आइज है, और ब्रदर की भी ब्लैक आइज है, और फादर की भी ब्लैक आइज है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, पूजा's हस्बैंड रवि हैज ब्लैक आइज, हस्बैंड की भी ब्लैक आई है, यही बेचारी क्या है, ब्लैक आइज वाली रवि। रवि हो गया पूजा का हस्बैंड, तो रवि भाई साहब की भी आंखें कैसी, ब्लैक। वाइल हिज मदर यानी कि पूजा की सास, बड़ी आगे तक कहानी चलेगी, हैज ग्रीन आइज, सासू माँ की ग्रीन आंख, कहीं ना कहीं तो मैचिंग हो गई। तो पूजा की जो सास है, ठीक है, यानी कि रवि की जो मदर है, वहां क्या है, ग्रीन आइज है। और जो फादर है उनकी आइज भी ब्लैक है, तो ग्रीन वाले तो दो ही हैं। यानी कि ये ट्रेड तो भैया, अगर मैं पूजा की फैमिली के हिसाब से बात करता हूँ, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन इज द ग्रीन आई कलर डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑब्वियसली रिसेसिव है ना, रिसेसिव। जस्टिफाई योर आंसर। फिर क्या क्या, व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा ब्रदर आई कलर, तो पूजा का जो ब्रदर होगा उसका पॉसिबल मेकअप कैसा होगा भैया। अगर मोटे मोटे तौर पर आप इसको एक मैं आपको रफली अगर एक्सप्लेन करूं इसको एक, तो देखो मदर फादर, अब ग्रीन आई पूजा की तो आई है, इसका मतलब ये है कि जो कॉम्बिनेशन रहा होगा आइज का वो रहा होगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। या कैपिटल बी क्या हो गया, ब्लैक आई डोमिनेंट रेट है, और स्मॉल बी क्या हो गया, रिसेसिव। यहाँ भी होगा कैपिटल बी और बी, ये होगा पूजा हो गई, और ये हो गया उसका ब्रदर। अब पूजा के केस में रिसेसिव ट्रेट तो तभी आएगा जब दोनों स्मॉल बी हो गए। लेकिन ब्रदर के केस में क्या हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी, एक कैपिटल बी होने से भी ब्लैक हो जाएगा। क्या ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको, कुछ पूछना है इसमें। ठीक है, तो देखो ये देखो, मदर की आइज भी ब्लैक है लेकिन पूजा की आइज ग्रीन आई है ना, तो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन रहेगा। पूजा की आइज ब्रीक है तो गैमेट्स का वो क्या होगा, पेयर स्मॉल बी स्मॉल बी।
रिसेसिव तो तभी होगा जब दोनों ही सेम होंगे, लेकिन ब्रदर के केस में कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल जी पर भी ब्लैक ही आएगा क्योंकि डोमिनेंट रेट है ब्लैक वाला। ठीक है, और क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, जेनेटिक बैकअप ऑफ, ये तो हो गया, पूजा ब्रदर का ये भी हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आइज, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आगे इनके बच्चे होंगे उनकी आइज में क्या होगी, ग्रीन। अब थोड़ा रवि की फैमिली की तरफ भी चलते हैं। देखो रवि का जो जेनेटिक मेकअप होगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, नहीं होगा, और पूजा का जो है वो स्मॉल बी है, ये क्लियर है सबको। अब देखो क्रॉस कैसे होता था, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा और स्मॉल बी, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखो स्मॉल बी कैपिटल बी, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये हो गया तो ग्रीन कलर होने का रेशियो का इक्वल है ना 50%। 50% यानी कि हाफ ये हाफ है, तो 50% है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन हैव ग्रीन आई। क्लियर है, ठीक है। और क्या पूछा गया इसमें, 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा's ब्रदर आर ग्रीन आइड। 50% पूजा का जो भाई है आगे ऑफस्प्रिंग है उसकी क्या 50% क्या है, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस शो दिस इज पॉसिबल, तो यही सेम क्रॉस शो करना है आपको, वहां भी यही होगा सेम, उसका आंसर क्योंकि भैया ग्रीन होने का मतलब है वही पूजा की तरह उसकी वाइफ को रख दो, तभी तो ये कॉम्बिनेशन आया। 50% बोल दिया ना उसने, तो इसका मतलब उसकी वाइफ जो है फिर वो क्या होगी, ग्रीन आइज वाली हुई, यानी कि वो होमोजाइगस हुई। क्लियर हो गया अब तक, तो ये वाइफ के हो गए बीबी, और ये हो गया रवि का, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर क्या क्या गया, ये स्लाइड्स दिखाई दे रही है आपको छोटी छोटी, इन स्लाइड्स को उठा के आप इन प्रोजेक्ट्स पे रखते हो, जैसे ये देखो ये रखा हुआ है ना, और फिर आप इसकी इमेज आप देखते हो, जैसे यहाँ प्रोजेक्टर में आप देख रहे हो इतनी बड़ी इमेज, तो ये तो क्लियर हो गया कि लार्ज इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है above images are that of a specialized site projector, slides are small transparencies mounted in a sturdy frames ideally suited to magnification and projection since they have a very high resolution and a high image quality. There is a tray where the slides are to be put into a particular orientation so that the viewers can see the enlarged erect image. कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स enlarged image, ठीक है। कॉनकेव में तो भैया बनती नहीं है, ठीक है। Of the transparent slide, this means that the slides will have to be inserted upside down in the projector tray, यानी कि आप स्लाइड को उल्टा डालो, ठीक है। To show our student the images of the insect that she investigated in the lab, a slide projector producer 500 times enlarged and inverted image बनाई है भैया, enlarged और inverted of a slide on a screen 10 meter above away। अच्छा जी, उसके बाद फिर पूछा क्या गया, based on the text and data given, what kind of lens must the slide projector have। तो क्या पहली चीज ये समझ में आ रही है आपको कि जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कन्वेक्स होगा, क्या होगा, कन्वेक्स, ठीक है। फिर आपको क्या कहा गया है, if V is the symbol used for image, इमेज कैसे बनी, इन्वर्टेड, तो अपोजिट साइड में बनी होगी, पॉजिटिव, तो V की वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव, और U तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे V/U, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव बाय माइनस, तो प्लस माइनस तो नेगेटिव ही आएगा, तो क्या आएगा, साइन कैसा होगा आपका, नेगेटिव, ये क्लियर हो गया। फिर आपको कहा जा रहा है अ स्लाइड प्रोजेक्टर एज ए कन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव, स्लाइड इज प्लेस अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो V आपका नेगेटिव, ये तो U हो गया ना, U कितना हो गया आपका -21 सेंटीमीटर। हाउ फार अवे शुड द स्क्रीन बी प्लेस फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर लेंस सो दैट द स्लाइड इज इन फोकस, सो दैट द स्लाइड इज इन फोकस, तो आप इसको ऐसे समझो, देखो देखो भैया U आपका कितना है -21 और F कितना है आपका 20, इमेज उसकी फोकस पे बने तो कहाँ उसको रखना चाहिए, तो V निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप जब ये हो गया आपका, आपको पता है ना 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ये क्लियर हो गया। तो 1/f कितना हो गया, 1/20, 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू क्या, -21, तो -21 आएगा,
माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखो, यहाँ से मैं एलसीएम दूंगा तो क्या आएगा 420, 20 के टेबल में 420 हो गया, 21, 21 के टेबल में हो गया 20, तो ये आ गया 1/420। तो वी आपका आ गया 420 सेंटीमीटर। कितना आ गया 420 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्लाइड इज प्लेस 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो हो गया आपका यू, क्योंकि ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, स्लाइड को कहाँ रखा है आपने, ठीक है। एन इमेज इज फ्रॉम 3 मीटर, ध्यान से देखो मीटर है, मीटर का मतलब कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। तो आपके स्केल में कितना होता है मैक्सिमम, नॉर्मल स्केल में 12 सेंटीमीटर है ना। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये आपको वी दे दिया उसने, यानी कि वी आपका हो गया 3 मीटर या जो भी है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 14 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो, देखो नॉट टू स्केल, ऑब्वियसली भैया स्केल 300 सेंटीमीटर का स्केल कहां से लाए, और 3 मीटर शीट कहां से लाओगे, नहीं बोलते तो भी स्केल यूज नहीं होता भैया। ये आपका हो गया, देखो ये ठीक है, यहाँ होता है आपका एफ, और यहाँ क्या होता है 2f होता है। अब एफ का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 14 है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15, तो ऑब्वियसली इसके बीच में आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। तो क्या आपको वो रे डायग्राम समझ में आ गया कंसेप्चुअली, कौन सा बनेगा यहाँ पर जो हमने, देखो ये वाला बनेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है 2f या c के बीच में है ना, तो फर्स्ट रे ऐसे जाएगी, और ये इस तरह से क्या होगा फोकस से होता हुआ यही होता था। सेकंड रो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड सीधी जाती है आपकी, और जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अपोजिट साइड। ये था आपका, और यहाँ क्या आपका पूरा पेपर कंप्लीट, ठीक है। ये देख लेता हूँ भाई, कुछ और तो नहीं है ना। चलो जी।